रसोई में खड़ी दो देवरानी जिठानी प्रिया और रिंकी सुबह के काम निपटा रही थी। ये सर्दियों में ही काम वालियों को छुट्टी क्यों लेनी होती है, समझ में नहीं आता। और अभी तो शादी का सीजन भी नहीं है ना भाभी। इस वक्त कैसे कमला के मेरे भाई की शादी हो रही है, पता नहीं। और नहीं तो क्या, मामा के बेटे की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। इसके पहले ये कहकर छुट्टी ले ली थी कमला ने, वो भी पूरे 15 दिन की। ये लो, चूना लगा गई फिर से। अच्छा कमला की छोड़ी, आप चाय संभालिए, उबल रही है। अरे चाय तो कब से उबल रही है, कड़क नहीं बनी तो मम्मी जी वापस लौटा देंगी। वैसे कहाँ है मम्मी जी, आवाज नहीं आ रही उनकी। आएगी कैसे, मम्मी जी मोहल्ले में सविता आंटी की बहुओं के बीच का ड्रामा जो सुलझाने गई हुई है। मोहल्ले में हर बात में मुझे नीचा दिखाना जरूरी है क्या भाभी? तुझे कोई नीचा नहीं दिखाता बहन, वो तो तेरी जैसी हरकत है, बस वैसी इज्जत दे देती हूँ। कम हो या ज्यादा मेरी इज्जत तो ठहरी, आपकी तो सिरे बाजार हुई पड़ी है। बस मोहल्ला है ये, तमाशा करनी है। जिठानी देवरानी के रिश्ते का दायरा ही भूलती जा रही हो तुम दोनों। घर की बातें घर तक ही अच्छी लगती है, एक तो दोनों डरते हुए मोहल्ले तक आ गई, ऊपर से बात खत्म करने की जगह बढ़ाती जा रही हो। वो तो जो हमारी सास ने सिखाया रीना आंटी, हम वही दोहरा रहे हैं। क्यों सविता देवी, क्या आप कलेश नहीं करती? चुप, एकदम चुप, एक शब्द नहीं। मेरे सामने अपनी सास से जबान दराजी कराने की हिम्मत मत करना तुम। और एक दूसरे के आमने सामने नहीं, एक दूसरे के साथ बैठो तुम दोनों। सविता तुझसे मैं अलग बात करती हूँ। अपने मोहल्ले में हो रहे ड्रामे को रीना सुलझा रही थी कि उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। एक मसले से फ्री हुई नहीं कि और लोग अपनी प्रॉब्लम को लेकर फोन करने लग गए। अरे भाई रीना भी तो अकेली जान है। हंसते हुए रीना कॉल रिसीव करती है। जो भी प्रॉब्लम है वो व्हाट्सएप पर ऑडियो में बोल के भेज दो, वक्त मिलते ही मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सुनती हूँ और फिर सामने से फोन करूंगी। वैसे 1 बजे के बाद ही बात हो पाएगी, हाँ, उसके पहले फ्री नहीं हूं मैं। ज्यादा समझदारी मत दिखाइए, आपका बड़ा बेटा निशांत हमारे कब्जे में है। अगर उसकी सलामती चाहती हो तो 20 लाख रुपए लेकर स्टेशन के पीछे वाले मंदिर के पास पहुंच जाओ। और हाँ, इस बारे में किसी को मत बताना रीना, नहीं तो तुम्हारा मसला कोई हल नहीं कर पाएगा। फोन की उस तरफ से आती भारी और डरावनी आवाज को सुनकर रीना के हाथ से मोबाइल फोन फिसल जाता है। वो पसीने पसीने हो जाती है। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। उल्टे पैर भागती हुई रीना अपने घर लौट आती है। अरे मम्मी जी चाय तो पी लीजिए, क्या बात हो गई, आप इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों लग रही हैं? वो मुझे कोई काम याद आ गया बहू, ये चाय हटा, मुझे चाय वाय नहीं पीनी, मैं जरा मंदिर होकर आती हूँ। रीना अपने कमरे में जाकर दरवाजा लगाती है और तिजोरी से पैसे निकालकर बैग में भरने लगती है। क्या लगता है भाभी, क्या बात हुई होगी? मम्मी जी तो कभी अपने कमरे का दरवाजा बंद नहीं करती थी, कोई बड़ी परेशानी लग रही है। कमरे का दरवाजा खुलता है, हाथ में बैग लिए रीना घर के दरवाजे की ओर बढ़ जाती है। घर का ख्याल रखना बहू। रीना जैसे ही घर का मेन गेट खोलती है, अपने दोनों हाथों को आपस में जोर जोर से पीट कर ताली बजाते हुए निशांत और सोनू अंदर आ जाते हैं। अरे यार मम्मी, चूना लगवा दिया तुमने सुबह सुबह, अब पूरे 500 रुपए देने पड़ेंगे मुझे साले साहब को। घर पर इतने कैश थे, मानना पड़ेगा आंटी जी। तुझे कैसे पता? और निशांत तेरे साथ कैसे है, मतलब वो सब मजाक था? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है, कोई हमें भी बताएगा? अब बताते, नाश्ता लेती हो खाते हो बताएंगे। सभी एक साथ डाइनिंग एरिया में बैठते हैं जहां सारी बात खुलती है। मैं तो सिम चालू करवाने गया था, वहीं दुकान पर सोनू मिल गया और लग गई शर्त। वाह कीजिएगा आंटी जी, इसमें मेरी क्या गलती? आपको तो मेरे मिमिक्री करने की आदत के बारे में पता ही है। मैं तो जीजू के नए नंबर से जीजी के साथ प्रैंक करने की सोच रहा था, पर जीजू ने आपका नाम रेकमेंड कर दिया। बात झूठ लगती है तो पूछ लो। मेरा बेटा सलामत है, ये सब मजाक था, इससे अच्छा मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। पर आपकी इस मजाक से मम्मी जी काफी डर गई थी भैया, मानना पड़ेगा। अब इस मजाक का बदला मेरी बहनों से मत लीजिएगा आंटी जी, फिर से सॉरी। अच्छा मैं चलता हूँ, रिंकी ध्यान रखना। सोनू अपने घर लौट जाता है। नाश्ते के बाद रीना फिर से मोहल्ले की कलेश सुलझाने चली जाती है। कब आओगे प्रेम तुम? 5 दिन का कह कर गए थे, 7 दिन हो गए। हमारे लिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना बाबू, कुछ दिन और लगेंगे। एक अच्छा क्लाइंट मिल जाए तो प्रॉपर्टी में 5 लाख तक का फायदा हो सकता है हमें। 5 लाख? फिर तो तुम आराम से आओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। 5 लाख का फायदा सही है, पैसे आते ही इस घर का काम सास बहू पर छोड़कर मैं तो ट्रिप पर चले जाऊंगी। हाँ नहीं तो कभी जीजी की जी हजूरी करो, कभी मम्मी जी की। आई नीड अ ब्रेक।
प्रिया आज बड़ी खुशी खुशी काम कर रही थी। मोहल्ले के सारे राड़े सुलझाकर रीना घर लौटती है। रात को दुकान बढ़ाकर निशांत भी घर लौटता है। रिंकी, मेरे कपड़े जरा पैक कर दो, 4 दिन के लिए दिल्ली निकलना होगा मुझे। और फिर दुकान? अरे दुकान स्टाफ पर छोड़कर जाना होगा। प्रेम भी बाहर गया हुआ है और मेरा दिल्ली जाना बहुत जरूरी है। क्या अभी तुझे बाहर जाना है? तेरे मामे के यहाँ से फोन आया था, वो मुझे वहां बुला रही है। प्रॉपर्टी का झमेला हुआ है थोड़ा उनकी जेठानी के साथ। बाहर वालों की प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ मैं, अपने घर वालों की नहीं करूंगी तो अच्छा लगेगा क्या? बता। मुझे तो कल सुबह ही निकलना होगा। तू भी निकलने की बात कर रहा है, अब घर के इन दोनों पर छोड़ कर जाए। तो क्या प्रॉब्लम है मम्मी जी? आपको विश्वास नहीं है कि अपनी बड़ी बहू पर? रिंकी भाभी है ना, वो जैसा कहेंगी मैं वैसा ही काम करूंगी। अगली सुबह 9 बजे निशांत अपने घर से निकलता है और 11 बजे रिंकी अपनी सास को स्टेशन छोड़कर जैसे ही आती है, अपनी देवरानी का नया अवतार देखकर हैरान हो जाती है। अरे वाह प्रिया, तेरी सहेली आई है क्या? ये जींस टॉप कब लिया तूने? ओ भाभी, कभी तो अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया करो। देखो तो सही, क्या बात हो रही, कहाँ बैठा है आदमी, आपका ना कुछ नहीं हो सकता। जाइए अंदर, सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आइए। अब मेहमानों की खातिरदारी करेंगी ना आपकी, वो भी नहीं होगा आपसे। प्रिया तो कभी मुझसे ऐसे बात नहीं करती। हो सकता है उसने अपनी सहेलियों को कोई झूठी कहानी बताई हो। अब उस कहानी का भाग मुझे भी बनना पड़ेगा, आखिर मेरी देवरानी की इज्जत का सवाल है भाई। बेचारी भूली रिंकी रसोई में आकर गर्मा गर्म पकौड़ों की तैयारी करनी शुरू कर देती है। जरूर अपनी सहेलियों से किसी बात की झूठी शर्त लगाई होगी प्रिया ने। अब उसे जीतवा देते हैं, जो पैसे आएंगे दोनों देवरानी जेठानी पार्टी कर लेंगे उन पैसों की। चाय नाश्ता लेकर रिंकी हॉल में आती है। ओ माय गॉड, ये कैसे स्टील के बर्तनों में नाश्ता लेकर आई है तुम्हारी जिठानी? सच में प्रिया, जितना तुमने बताया था ये मैडम तो उससे भी गवाह निकली। अब भले तुम ये शर्त हार जाओ प्रिया, पर एक शर्त के चक्कर में मैं अपनी इतनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। पर किसने कह दिया कि मेरी कोई शर्त लगी है? भाभी आप ना बड़ी बोली है, मम्मी जी के सामने भी दब के रहूं और आपके सामने भी ना भाई ना। प्रिया ये क्या कह रही हो तुम? बेचारी रिंकी आंटी अपनी इंसल्ट को कवर अप कर रही है। बस बहुत हुआ, तुम सब मेरी देवरानी की सहेली हो इसलिए मैं चुप थी, पर हर चीज की एक हद होती है। मुझसे जबान दराजी कैसे कर रही हो तुम? कौन है ये लड़कियां प्रिया, और ये कैसे कपड़े पहन रखे इन सब ने? अगर तुम्हारे जेठ जी को इनकी ऐसी हरकतों का पता चला तो तुमसे बहुत नाराज होंगी वो। मेरी प्यारी भाभी आप शायद भूल गई है कि भैया का फोन 4 दिनों के लिए आउट ऑफ नेटवर्क रहेगा, इसीलिए अगर इस घर में आप शांति चाहती हैं तो वो करती रहिए जो मैं आपसे कहती हूँ, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। शांति निवास की शांति यूं चुटकियों में हवा हो जाएगी। अपनी देवरानी की ऐसी धमकी से रिंकी सहम जाती है और अपने घर की इज्जत बचाने के लिए चुपचाप वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद प्रिया की सहेलियां रिंकी के कमरे में आती है और वहीं अपना अड्डा जमा लेती है। बड़े दिनों के बाद मिलना हुआ बैंडिट से, अब इतनी जल्दी तो मैं वापस जाने से रही, मैं तो इसी कमरे में सोऊंगी। तो हम एक काम करते हैं ना, मैं तेरी सास का कमरा ले लेती हूँ। ओके गर्ल्स, बाय बाय। मम्मी जी का कमरा बिना उनसे पूछे? नहीं नहीं प्रिया, ये सही नहीं है और मैं यहाँ आराम कर रही हूँ। तुम अपनी सहेलियों को अपने कमरे में ले जाओ ना। शायद आपने सुना नहीं भाभी, मेरी फ्रेंड ने इस कमरे को पसंद कर लिया है। यहाँ मेरी फ्रेंड्स ही सोएंगी। अगर आपको आराम करना है तो बाहर हॉल में जाकर सो जाइए, ठीक है? और इसके पहले कि आप कहीं जाकर मेरी कंप्लेंट करने की सोचिए तो मैं आपको ये याद दिला दूं, बात घूम फिर कर आप पर ही आएगी, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी आपके हाथों में देकर गई है ना मेरी प्यारी प्यारी सासू माँ। सास और पति के जाते ही रिंकी की तो जैसे बैंड बज गई थी। उसकी देवरानी ने तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया था। प्रिया हर वक्त रिंकी के सर पर किसी भूत की तरह सवार रहती। तीनों वक्त अलग अलग तरह के पकवानों की फरमाइश करने, अपनी जेठानी से अपनी जी हजूरी करवाना। इतना ही नहीं, प्रिया अपने कमरे को किसी डांस क्लब में तब्दील कर लेती है। 24 घंटे के शोर शराबे और नाच गाने और जी हजूरी से रिंकी को घुटन सी हो रही थी। मेरी फिक्र मत करो प्रेम, मैं यहाँ मस्त हूँ। भैया भी नहीं है और मम्मी जी भी गई हुई है, तुम आराम से वहां डील करके आओ। मैं तो कहती हूँ लगे हाथ 2-4 और काम निपटा लो, कम से कम 20 लाख रुपए लेकर लौटना। अभी 5 लाख आए भी नहीं और तुम हवा में उड़ रही हो। तुम्हारे इन नखरों का मम्मी को पता चला तो जानती हो क्या होगा? अरे क्यों परेशान हो रहे हो, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। भाभी को हमारे घर की सबकी बड़ी फिक्र है। उन्हें पता है कि अगर वो मुझ पर चिल्लाएंगी तो मैं उनसे डबल आवाज में चिल्लाऊंगी और इस कलेश की आवाज आएगी बाहर, और मम्मी जी के आने तक तो वो कुछ नहीं करने वाली, और मम्मी जी के सामने मैं उन्हें कुछ कहने ही नहीं दूंगी। कैसे लगा मेरा आइडिया? सो लेट मी एंजॉय। जितनी खुश प्रिया थी उतनी ही परेशान थी रिंकी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये सपना है या हकीकत। प्रिया मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है?
मेरा रूम छीन लिया, मुझसे नौकरों की तरह काम करवा रही है और दरवाजे पर लगा दिया है ताला। न बाहर जा सकती हूँ, न किसी को कुछ बता सकती हूँ, और मम्मी जी फोन भी नहीं उठा रही। अरे हाँ, सोनू भैया। रिंकी रोते रोते अपने भैया को फोन लगाती है। इतनी सी बात बहना, इसमें तू रो रही है? तेरा नाम मोमबत्ती बिल्कुल सही रखा था पापा ने, हर बात पर रोने लग जाती है। तू उस घर की जेठानी है, जेठानी। ऐसे अपनी देवरानी की ऊंची आवाज से डरेगी फिर तो हो गया। और समाज में इतनी इज्जत बचाने की मत सोच। मैं तो कहता तू भी धावा बोल दे। मेरी सास यहाँ हर किसी के मसले को सुलझाती फिरती है, सभी को बताती है कैसे बहुओं को मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसे में अगर मेरी देवरानी मुझ पर चिल्ला रही है तो मुझे चुप होकर बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो बात बहुत बढ़ जाएगी। हम दोनों ही लड़ेंगे तो समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी। बोलने को तो मैं भी बोल सकती थी, पर मुझे अपने ससुराल की इज्जत की फिक्र है। ठीक है, तू कुछ मत बोल, पर तेरी सास तो बोल सकती है ना, बस सब मुझ पर छोड़ दे। प्रिया अपनी सहेलियों के साथ हाथ में ग्लास पकड़े शॉर्ट ड्रेस में नाच गा रही थी कि नेहा उससे कहती है, अभी प्रिया तेरे फोन में किसी का कॉल आ रहा है। तुम सब तो यहाँ हो तो मुझे कौन याद करेगा। प्रिया जैसे ही फोन उठाकर कान पर लगाती है, उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक का ग्लास छूटकर नीचे गिर जाता है। मम्मी जी आप? ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहाँ हो तुम बहू? इसलिए छोड़कर गई थी क्या मैं तुम्हें? नहीं नहीं मम्मी जी, हम तो यहाँ बड़े प्यार से रह रहे हैं। ये आवाज तो बगल वाली आंटी के घर से आ रही है, वो उनकी बेटी का जन्मदिन है ना। अच्छा, तो तुम लोगों को बुलाया नहीं था क्या उसने? हम दो ही तो लोग हैं मम्मी जी, एक जाएगा एक घर पर रहेगा तो घर पर रुकने वाले को बुरा लगेगा ना, इसलिए हम दोनों ही नहीं गए। बड़ा प्यार है हम दोनों में। सिर्फ प्यार नहीं रखना है, जेठानी को सास का दर्जा भी देना है। तू जानती है ना रिंकी को, वो तुझसे ज्यादा कुछ करवाएगी नहीं, पर तुझे करना है। अब तू ये समझ ले कि वहां रिंकी नहीं मैं हूं, और अगर मुझे तेरा काम पसंद आया तो मार्केट वाली दुकान प्रेम की। सोनू को रीना के आवाज की नकल करने की देरी थी कि अगली सुबह से रिंकी के लिए उसका ससुराल पूरी तरह बदल जाता है। अच्छी तरह साड़ी पहनकर, सर पर घूंघट लिए, हाथ में चाय का कप लिए प्रिया रिंकी के पास आती है। आपकी नींद खराब तो नहीं कर दी ना दीदी मैंने? आपको अभी और सोना है तो आराम से सोइए, मैं कुछ देर बाद दोबारा चाय बनाकर ले आऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, जितना ड्रामा करना था कर चुकी हूँ। पता नहीं रह रहकर क्या हो जाता है तुम्हें। तुम अपनी चाय बना लो, यही बड़ी बात होगी। मैं खुद के लिए चाय खुद बना लूंगी। ये सुनते ही प्रिया अपनी जेठानी के पैरों पर बैठ जाती है। आप मुझे कितना भी रोके पर मैं आपकी सेवा से पीछे नहीं हटूंगी भाभी। और सबसे पहले तो इस सोफे से उठिए और अपने कमरे में चलिए। आपको क्या बताऊं भाभी, पिछले 2 दिन आपकी लाइफ पर ना गहरा संकट था, ऐसा संकट जिससे आप बेघर भी हो सकती थी, आपकी इंसल्ट हो जाती, आपको नीचा दिखाया जाता। बस इसलिए मैंने ये सारे ड्रामे किए। ये वो उपाय था जिससे आपके साथ होने वाला काल कट गया। ये सवेरे सवेरे से क्या हो गया? काल कटा तो नहीं, पर जो तुम कर रही थी वो काल से कम नहीं था। मुझे तुमसे कोई काम नहीं करवाना, तुम जाओ अपनी सहेलियों के पास जाकर बैठो। कौन सी सहेलियां? वो नाश पिटिया, उन्हें तो मैंने सुबह उठते ही रवाना कर दिया। ये घर आपका है भाभी, यहाँ वही रहेगा जिसे आप रखना चाहेंगे। अपने कमरे में चलिए भाभी, आपका कमरा आपका इंतजार कर रहा है। 20 मिनट बाद। इसे आलू पराठा कहती हो तुम? कुछ गलती हो गई क्या भाभी बताइए? मैंने तो बिल्कुल आपके हिसाब से मिर्च और मसाले डाले थे पराठे में। इतनी सर्दी है, खुद का दिमाग लगाकर अगर तुम मसाले में लहसुन भी डाल देती तो क्या सही नहीं होता? पर नहीं, तुम्हें तो कभी अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। जाओ ये पराठा उठाकर ले जाओ और मेरे लिए आलू के पकौड़े बनाकर लाओ। साथ में चटनी कौन सी रखूं भाभी ये भी बता दीजिए, लहसुन की या धनिया की? लहसुन वाली चटनी या लाल रंग की लहसुन वाली चटनी, या बिना लहसुन की चटनी, या मीठी चटनी, या मिर्ची की चटनी? सारी चटनियां ले आओ, पर जल्दी से, इससे ज्यादा देर मुझसे अब इंतजार नहीं होगा। सोनू का मैसेज रिंकी को मिल गया था। वो समझ चुकी थी कि उसकी देवरानी इस तरह डर डर कर सारे काम क्यों कर रही है। नाश्ता करने के बाद रिंकी आराम से अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और अपनी देवरानी को ऑर्डर देकर अपने कमरे की सफाई करवाने लगती है। ऐसे तय होती है कपड़े? साड़ियों भी तय करना भूल गई हो क्या तुम? और ये सारे ब्लाउज को एक साथ रखने को कहा था ना मैंने। पहले ब्लाउज लगेंगे, फिर पेटीकोट, उसके बाद साड़ियां। और तुम्हारी सहेलियों के खराब करने से पहले जैसा मेरा कबर्ड था ना, बिल्कुल वैसा ही चाहिए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत रहिए भाभी, सब हो जाएगा। अच्छा आप बोलते बोलते थक गई होगी, मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए लाऊं? 1 मिनट, मेरा फोन बज रहा है। रिंकी फोन उठाती है। फोन उसकी सासू माँ का था। आप 2 घंटे में आ रही है मम्मी जी? इतनी जल्दी क्या थी मम्मी जी, आप आराम से आ जाती। चलिए कोई बात नहीं, आइए। रीना वापस लौट रही थी। रीना को दरवाजे पर देखकर प्रिया की तो आंखें चमक उठती है। वह आगे बढ़कर अपनी सास से हिसाब किताब की बात करने जाती है कि उसकी जेठानी उसका हाथ पकड़ लेती है।
किस मार्केट वाले दुकान के सपने सजाकर बैठी थी प्रिया तुम? जिसे तुम माँ जी की आवाज सुनकर समझ रही थी वो तो असल में सोनू की आवाज थी। क्या? वो क्या है ना, तुम्हारी कुंडली में बहुत बुरा योग था। अगर 2 दिन मैं तुमसे खुद की सेवा नहीं करवाती तो तुम्हें किसी के घर में नौकरानी भी बनना पड़ सकता था। विदाई का समय था। सारिका अपनी बेटी मंजू से गले लगकर खूब रो रही थी और उसे समझा रही थी, बेटी अपनी माँ को कभी मत भूलना, हमेशा याद रखना, और हाँ, ये घर तेरे लिए हमेशा खुला रहेगा। कभी भी कोई परेशानी हो तो तू बस आ जाना, तेरी माँ तुझे बहुत याद करेगी। माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं तो वैसे भी पास में ही शादी करके जा रही हूँ। मेरा ससुराल तो मेरे मायके से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा जब दिल करेगा मैं तब यहाँ आकर आपसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। तू नहीं समझेगी मेरी बच्ची, अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से दूर करना कितनी बड़ी बात होती है। माँ जी, अब विदाई का समय हो गया है, मंजू को जाने देते हैं। वैसे भी कल तो वो पगफेरे की रस्म के लिए यहाँ आ ही रही है ना। अब मंजू भी रोते हुए अपने मायके वालों से विदा लेकर अपने पति तुषार के साथ अपने ससुराल चली जाती है और अगले दिन वो अपने पग फेरे की रस्म के लिए वापस अपने मायके आती है। उसे देखते ही उसकी माँ उसे गले से लगा लेती है और कहती है, मेरी बच्ची, मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे कलेजे का टुकड़ा मुझसे दूर ही हो गया है। तुझे पता है, तेरे भतीजे और भतीजी भी तुझे याद करके रोए जा रहे थे। तभी कोमल वहां सब लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और कहती है, हाँ, बड़ी मुश्किल से मैं उन्हें स्कूल भेज पाई हूँ क्योंकि उनके यूनिट टेस्ट शुरू होने वाले हैं ना। ये बात तो है भाभी। वैसे भाभी, मैं रोहित और प्रिया के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स और स्नैक्स लेकर आई हूँ। मेरे बैग से वो सब कुछ उन्हें दे देना। और हाँ, न सिर्फ मैं अपने भतीजे और भतीजी के लिए बल्कि आप लोगों के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। इतना बोलकर मंजू सभी को लाए हुए गिफ्ट देती है और थोड़ी देर बाद बैठने के और बात करने के बाद तुषार मंजू से कहता है, मंजू, घर चलते हैं, बहुत देर हो रही है, वहां पर भी बहुत सारी रस्में बाकी है, माँ हमारा इंतजार कर रही होंगी। तुषार मंजू को लेकर वापस अपने घर आ जाता है और ऐसे ही अभी 3-4 दिन ही बीते थे कि एक दिन मंजू को उसके भाई का कॉल आता है। दीदी, आपको हमारी बिल्कुल भी याद नहीं आती है क्या? आप तो वहां जाकर हमें भूल ही गई हो, तभी तो हमसे मिलने नहीं आ रही हो। कैसी बात कर रहा है राहुल? अभी 3 दिन पहले ही तो मैं पगफेरे की रस्म करके यहाँ आई हूँ और तू कह रहा है कि मैं तुझसे मिलने नहीं आ रही हूँ। अरे दीदी, आप पास ही तो रहती हो, जीजा जी को बोलकर आ जाओ ना। वैसे भी आपके घर में तो आपकी सास ससुर बहुत अच्छे हैं और ननद है, वो तो आपके पीछे सब कुछ संभाल ही लेंगे। ठीक है, तेरे जीजा जी आज ऑफिस से घर आ जाएं तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि कल सुबह मुझे मायके छोड़ आएंगे। अब शाम को जैसे ही तुषार घर आता है तो मंजू उसे बताती है कि उसे अपने मायके वालों से मिलने के लिए जाना है और तुषार बिना कुछ कहे अगले दिन उसे बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ मायके ले जाता है और शाम को ऑफिस से आते हुए वापस ले आता है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। मंजू तुषार को उसे उसके मायके छोड़कर आने के लिए कहा करती और तुषार उसे छोड़ आता। ऐसे ही अभी शादी को 1 महीना ही बीता था कि मंजू ने एक शाम फिर से तुषार से कहा, तुषार जी, वो क्या है ना, कल सुबह मैं मम्मी के घर जल्दी जाना चाहती हूँ। अगर आप कल सुबह जल्दी मुझे मम्मी के घर छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मंजू की ये बातें सुनकर तुषार अब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और मंजू पर बरसते हुए कहता है, मंजू, हद होती है, तुम तो ससुराल से ज्यादा मायके में रहती हो। हर बार हफ्ते में तुम्हें 2-4 दिन तो अपने मायके जाना होता है, वो भी इतने सारे गिफ्ट्स लेकर। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब मायके जाऊंगी खाली हाथ तो अच्छा थोड़ी ना लगता है, और वैसे भी जब मम्मी को मेरी याद आती है तो मैं चली जाती हूँ अपनी मम्मी से मिलने के लिए। मंजू, तुम्हें समझना होगा कि अब तुम पराई हो गई हो, तुम्हारा भी अपना घर है और तुम्हारी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। ये भी कोई बताने वाली बात है क्या? हर रोज मैं वैसे भी ऑफिस में इरिटेट रहता हूँ और घर आता हूँ तो और ज्यादा परेशान हो जाता हूँ क्योंकि तुम्हें रोज रोज अपने मायके जाना होता है। तुषार ये बोलकर गुस्से में वहां से चला जाता है। ये देख मंजू भी अपने पति को कुछ नहीं बोलती। अब अगली सुबह जब मंजू किचन में खाना बनाने जाती है तो उसके साथ मनीषा उसके पास आती है और कहती है, बहू, तूने तो मुझे बताया था कि आज तू अपने मायके जाने वाली है, लेकिन तू अब तक गई नहीं, क्यों? माँ जी, तुषार जी बेकार में मुझ पर गुस्सा करने लगे और कहने लगे कि मैं बहुत मायके जाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बुरा मत मानना बहू, लेकिन ये बात तो मैं भी तुझे बोलना चाहती थी कि तू बहुत मायके जाती है। फिर मैंने सोचा कि धीरे धीरे तेरा मायके से मोह अपने आप ही कम हो जाएगा। मनीषा ये बोलकर अपने लिए चाय बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और वहीं मंजू रसोई में खड़े होकर खुद से कहती है, सच में सिर्फ तुषार ही नहीं, मेरे ससुराल वाले भी मेरे बार बार मायके जाने की आदत से परेशान हो रहे हैं। मेरी ननद अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है और इस दौरान मैं उन्हें ना समझकर बार बार अपने मायके चली जाती हूँ।
ये सब कुछ सोच रही होती है मंजू कि तभी उसकी माँ का कॉल आता है और वो उससे कहती है, क्या बात है मंजू, कहाँ रह गई? इस समय तक तो तुझे यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। हम सब तेरा नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं, पर तू तो आई ही नहीं। माँ, मैं आज नहीं आ पाऊंगी। मैं कुछ दिनों के बाद आपसे मिलने के लिए आती हूँ। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद तू इतनी जल्दी बदल जाएगी। तुझे हमारी याद नहीं आती क्या? मेरा तो तेरे बिना इस घर में दिल ही नहीं लगता है। मंजू ये बात सुनकर उदास हो जाती है और, माँ, आप उदास मत हो। आपको उदास देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, मैं 1-2 दिनों के बाद आपसे मिलने के लिए पक्का आऊंगी। मंजू ये बोलकर कॉल कट कर देती है और एक गहरी सोच में डूब जाती है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे उसकी ये परेशानी हल हो सके। और अब वो तुषार को कॉल करती है और अपने सास ससुर और ननद को सब कुछ समझा देती है, जिसके बाद वो अपना बड़ा सा बैग पैक करके अपने मायके पहुंच जाती है। उसे इतने बड़े बैग के साथ घर आते हुए देख उसके मायके वाले हैरान हो जाते हैं। तभी कोमल कहती है, अरे मंजू, ये क्या है? आप इतना भारी बैग लेकर क्यों आई हैं? हाँ मंजू बेटा, तू इसमें हमारे लिए कोई तोहफा लेकर आई है क्या? दामाद जी भी नजर नहीं आ रहे। माँ, इसमें आप लोगों के तोहफे नहीं बल्कि मेरे कपड़े हैं, और दामाद जी छोड़ने नहीं आए हैं क्योंकि वो मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। नंजी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? दामाद जी आपको छोड़कर चले गए? कहीं आप दोनों का झगड़ा तो नहीं हो गया? सब ठीक तो है ना? अरे भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, शुभ शुभ बोलिए। बस वो तो रोज रोज ऐसे मायके ससुराल के चक्कर लगाकर मैं परेशान हो गई थी और माँ का भी मेरे बिना तो मन लगता नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ दिनों के लिए यहीं रुकने के लिए आ जाती हूँ। रोज रोज आने जाने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। क्यों माँ, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये भी घर तो तेरा ही है, तू जितने दिन चाहे यहाँ पर रुक सकती है। अब मंजू अपने कमरे में चली जाती है और वहां जाकर थोड़ा सा आराम करने लगती है। तो वहीं कोमल अब सब लोगों के लिए खाना बनाकर टेबल पर लगाती है। मंजू के भतीजे रोहित और भतीजी प्रिया उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बुआ, आप इस बार हमारे लिए चॉकलेट नहीं लाई? आप जब भी आती हैं हमारे लिए चॉकलेट लेकर आती है ना? हाँ बुआ, आप मेरे लिए फ्रॉक भी लेकर नहीं आई? बच्चों, पहले मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आती थी, इसलिए तरह तरह की चीजें लाती थी, लेकिन अब तो मैं यहाँ पर रुकने के लिए आई हूँ, इसलिए मैं कोई टॉफी लेकर नहीं आई। कोमल अपने बच्चों को चुप करवाती है और उनसे कहती है, बच्चों चुपचाप खाना खाओ, बुआ को परेशान मत करो, वो बहुत थक गई हैं। खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर आराम कर लेना, मैं वहीं आपको गर्मा गर्म दूध ला कर दूंगी। मंजू भी खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और अब मंजू 1 हफ्ते अपने मायके में रहने के बाद वापस अपने ससुराल चली जाती है और उसके जाते ही कोमल और सारिका राहत की सांस लेते हैं। लेकिन ठीक 8 दिन के बाद मंजू फिर से अपना बैग उठाकर घर आ जाती है। क्या बात है मंजू, तू फिर से मायके रुकने के लिए आ गई? अभी कुछ दिन पहले ही तो तू गई थी। अरे माँ, आपका तो मेरे बिना मन ही नहीं लगता, तो मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए फिर से यहाँ पर रहने आ जाती हूँ। वैसे भी मेरे सास ससुर गांव गए थे और तुषार जी तो बाहर से खाना खरीद कर खा ही लेंगे, और मेरी ननद तो डाइट पर है। मंजू अपना सामान कमरे में जाकर रख देती है। जहां वो पहले सब लोगों के लिए गिफ्ट, चॉकलेट बहुत कुछ लाया करती थी, वहीं अब वो खाली हाथ अपना बैग उठाकर आ जाया करती और हफ्तों के लिए रुका करती थी। शुरू शुरू में तो घर वालों ने सब कुछ एडजस्ट किया, लेकिन अब उन्हें गुस्सा आने लगा था। ऐसे ही एक दिन मंजू सोफे पर बैठकर नेटफ्लिक्स देख रही होती है और पॉपकॉर्न खा रही होती है, और वो पॉपकॉर्न इधर उधर गिरा भी रही थी। तभी वहां पर कोमल आती है और कहती है, नंजी, जरा देखकर खाइए, फर्श पर कितने सारे पॉपकॉर्न गिरे हुए हैं। अरे भाभी, मजे मजे में याद ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, आप इसे साफ कर दीजिए। माफ करना नंजी, लेकिन आपके कुछ ज्यादा ही मजे हो रहे हैं। अरे मैं तो कहती हूँ, अब आपको अपने ससुराल चले जाना चाहिए। क्या अब आप अपने मायके को ही ले जाकर मानेंगी? माना कि यहाँ आपको अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त यहीं पड़ी रहें। कैसी बात कर रही हैं भाभी? अरे मेरे यहाँ ना होने से सभी को बहुत फर्क पड़ता है, तभी तो रोज रोज मुझे यहाँ बुला लिया जाता था। अब जब मैं यहाँ आ गई तो आप इस तरह गुस्सा कर रही हो। कोमल कुछ नहीं बोलती और चुपचाप फर्श पर गिरे हुए पॉपकॉर्न साफ कर देती है, जिसके बाद वो वहां से जाने लगती है कि तभी मंजू उसे पीछे से आवाज लगाती है, अरे भाभी, जरा मेरे लिए एक हॉट कॉफी बनाकर लाइए, मेरा कॉफी पीने का बहुत मन कर रहा है। और आप तो बहुत अच्छी कड़क कॉफी बनाती है, और हाँ, चीनी थोड़ी कम डालना। मंजू इस तरह अब अपने मायके में बैठकर पड़े पड़े ऑर्डर दिया करती और सब लोग उसके ऑर्डर्स को फॉलो किया करते। धीरे धीरे कोमल भी इरिटेट होने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे तो मंजू ने खाने को देखकर कहा, ये क्या भाभी, आपने तो दाल चावल बनाकर रख दिए। कम से कम छोले बना लेती, राजमा बना लेती, कुछ अच्छा बना लेती। मैं रोज रोज यहाँ रुकने के लिए थोड़ी ना आती हूँ। कोमल ये बात सुनकर भड़क जाती है और वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और,
अरे नंजी, आप तो 2 दिन के लिए ससुराल जाकर हफ्ते के लिए रुकने आती हैं, तो आपके लिए क्या है स्पेशल बनाना? और आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही अपने मायके में रुकने लगी हैं? अब मैं क्या करूं? आप लोगों का मेरे बिना मन भी तो नहीं लगता, इसलिए तो मुझे यहाँ पर रुकना पड़ता है। वो सब तो ठीक है नंजी, लेकिन अब आपको यहाँ पर आए हुए 10 दिन हो गए हैं। आपको नहीं लगता कि अब आपको चले जाना चाहिए? हाँ दीदी, आपको यहाँ पर आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। आपके ससुराल वाले भी तो आपकी चिंता कर रहे होंगे। इतने दिन तक मायके में रुकना अच्छी बात नहीं होती। माँ, आप ही इन लोगों को कुछ समझाइए ना। आप ही देखिए ये लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। इन्हें समझाइए कि आपका मेरे बिना मन नहीं लगता है। मैं अगर अपने ससुराल चली जाऊंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सारिका पहले तो थोड़ा सा घबराती है, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो अपनी बेटी को क्या बोले, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अपनी बेटी से कहती है, वैसे मंजू बेटा, ये लोग सही बोल रहे हैं। तुझे अपने ससुराल चले जाना चाहिए। और वैसे भी अब तुझे यहाँ पर बहुत दिन हो गए हैं, और घर की बेटी अपने ससुराल रहे तो ही अच्छा है। शादी के बाद रोज रोज मायके आते हुए अच्छी नहीं लगती। मंजू कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। समय गुजरता है और धीरे धीरे उसकी हरकतों से सभी लोग बहुत परेशान होने लगे थे, क्योंकि वो घर का कोई काम नहीं किया करती। उसकी ऐसी हरकतें देखकर अब तो पड़ोसी पड़ोसी भी तरह तरह की बातें करने लगे थे। क्या बात है सारिका बहन, तुम्हारी बेटी अपने पति से किसी तरह का कोई झगड़ा करके आई है क्या? मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम्हारी बेटी तो अब वापस अपने ससुराल जाने का नाम ही नहीं ले रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, मुझे ही मेरी बेटी की याद आती रहती है, इसलिए मेरी बेटी कुछ दिन यहीं रुकने आ गई। अब अंदर की बात क्या है बहन जी, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन थोड़ा सा देखकर बहन जी आजकल कुछ पता नहीं होता। पड़ोसन ये बात बोलकर चली जाती है, पर पड़ोसन की बात सुनकर सारिका को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि अब तो लोग भी मंजू के मायके में रुकने का ताना उसे कसने लगे थे। अब सारिका ने सोच लिया कि वो अपनी बेटी को खुद ही ये बात समझाएगी। कुछ ही देर बाद अब जब पूरा परिवार साथ में बैठा हुआ था, तो सारिका मंजू से कहती है, मुझे लगता है कि अब तुझे अपने ससुराल चले जाना चाहिए बेटा। माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आप नहीं चाहती कि मैं अपने मायके आऊं? मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची कि तू अपने मायके आए, लेकिन कभी कभी इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू अब अपनी खुद की जिंदगी छोड़कर दूसरों की जिंदगी में दखल दे। कोमल बहू कुछ नहीं कहती है, लेकिन वो बहुत परेशान है। शुक्रिया माँ जी, आपने मेरे बारे में सोचा। मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं अगर कुछ कहूंगी तो आप मुझे गलत ना समझे। मैं भी नंजी को यही समझाना चाहती थी कि अब उन्हें अपने नए परिवार पर ध्यान देना चाहिए और इस तरह बार बार मायके नहीं आना चाहिए। राहुल, तू कुछ क्यों नहीं कहता? तू भी तो मुझे कॉल करके बुला रहा था ना कि मैं कुछ दिन के लिए यहाँ रुकने आ जाऊं, और मेरे भतीजा भतीजी भी तो मुझे कितना ज्यादा याद करते हैं। अब जब मैं आ गई हूँ तो आप लोगों को इतनी खटक रही हूँ। माफ करना दीदी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब से आपकी शादी हुई है हम लोगों ने ये सोच लिया है कि अब आपको अपना ससुराल संभालना चाहिए। हम मानते हैं कि हम लोग आपको बार बार यहाँ बुला लेते थे, लेकिन अब आपको अपने ससुराल ही चले जाना चाहिए। उन सभी की बात सुनकर मंजू कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और सारा सामान पैक करके नीचे ले आती है और सभी से कहती है, यही बात मैं आप लोगों को कब से समझाना चाहती थी। जब मैं अपनी नई गृहस्थी में बसने की कोशिश कर रही थी तो आप हर दिन किसी न किसी बहाने मुझे वापस मायके बुला लेते थे, और मैं अपने ससुराल वाले से कुछ कह भी नहीं पाती थी। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं जो मुझे कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे मायके वालों का मुझसे लगाव है। तो इसका मतलब आपने सब कुछ हमें सबक सिखाने के लिए किया? हाँ भाभी, मुझे माफ कर देना। मैंने ये सब कुछ आप लोगों को सबक सिखाने के लिए किया, ताकि आप लोग ये समझ पाएं कि भले ही ससुराल मेरे घर के पास है, लेकिन अब मेरी जिम्मेदारियां वहां बनती है। मैं यहाँ पर कभी कभी आप लोगों से मिलने आ सकती हूँ, लेकिन आप लोगों के पास रोज नहीं आ सकती। मंजू की बातें सुनकर सब लोगों को एहसास होता है कि मंजू बिल्कुल ठीक है। वो सभी लोग बार बार मंजू को अपने पास बुला रहे थे, जिस वजह से मंजू अपने नए जीवन में एडजस्ट ही नहीं कर पा रही थी। अब मंजू ने जब अपनी बात कह दी तो सारिका ने कहा, तू ठीक कह रही है मेरी बच्ची। शायद तू इस तरह ये सब दिखावा नहीं करती तो हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाते। हमें लग रहा था कि कहीं तू हमारे जीवन के साथ साथ अपना जीवन भी अस्त व्यस्त न कर दे, लेकिन तू तो बहुत समझदार है और अब मुझे तुझ पर गर्व है और यकीन है कि तू अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभाल लेगी। मेरे ससुराल वाले भी इन सब से बहुत परेशान हो गए थे। फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, जिसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और देखिए, आप लोगों को भी बुरा भी नहीं लगा और आप सब समझ भी गए। बुआ, हमें भी माफ कर दीजिए। हम भी मम्मी से जिद करके आपको बार बार यहाँ बुलाते थे, क्योंकि आप हमारे लिए तरह तरह की गिफ्ट्स लेकर आती थी। दीदी, मुझे भी माफ कर दीजिए।
मैंने भी तो आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है और हर बार आपको बुला लेता था। मेरी वजह से जीजा जी को भी तो बहुत परेशानी हुई है। मैं जीजा जी से अपनी गलती की माफी मांगूंगा। कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ और वहां पर आपको कॉल करके बताती रहूंगी कि मैं कैसी हूँ, और यहाँ पर आप लोगों से मिलने के लिए कभी कभी ही आऊंगी। और भाभी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर आपको कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। मंजू के मायके वाले अपनी गलती समझ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और अब मंजू भी अपने ससुराल चली जाती है। जब उसके पति को पता चलता है कि अब उसका बार बार मायके जाने वाला नाटक बंद हो गया, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद अब मंजू अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। भले ही उसका मायका घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन वो फिर भी कभी कभी ही अपने मायके जाया करती और अपना ज्यादातर समय अपने ससुराल में ही बिताया करती और उनसे घुलने मिलने की कोशिश किया करती, ताकि आगे जाकर उसे कोई भी परेशानी ना हो।